हाय एवरीवन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ देख रहे थे हम लोग। उसमें से क्लिनसिंग एजेंट्स के बारे में, जिसमें सोप को हम लोग डील किए थे कि केमिकली सोप है क्या, कितने प्रकार के सोप्स होते हैं। अब इस सोप के बारे में थोड़ा सा और बात हम लोग यदि जाने, सोप्स एज क्लिनसिंग एजेंट, कि क्लिनसिंग एजेंट के रूप में सोप का क्या प्रॉपर्टी है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं हम लोग। देखो, जो सोप्स होते हैं वो एक बहुत ही बेहतर क्लिनसिंग एजेंट है, गुड क्लिनसिंग एजेंट। और उससे भी बड़ा बात है कि ये 100% बायोडिग्रेडेबल है, अपघटित हो जाते हैं पूरी तरह से। 100% बायोडिग्रेडेबल होने का कारण क्या है? ऑक्सीडेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑक्सीडेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द स्वेज वाटर। मतलब जो पानी होता है, उस पानी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा सोप का ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसीलिए वे 100% बायोडिग्रेडेबल हैं। और 100% बायोडिग्रेडेबल होने का मतलब हुआ पॉल्यूशन फ्री, कि उनसे कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये जो है सोप के बारे में कुछ बेहतर बातें हैं कि बढ़िया क्लींसिंग एजेंट है, चाहे बदन साफ़ करना हो या कपड़ा साफ़ करना हो, काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ करता है। क्लींसिंग एक्शन इसका स्ट्रॉन्ग है। 100% बायोडिग्रेडेबल। क्यों बायोडिग्रेडेबल हुआ? क्योंकि जब सोप का इस्तेमाल पानी में करते हैं तो उस वाटर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके द्वारा जो है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है आसानी से, इसलिए अपघटित हो जाएंगे। और 100% बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए क्या हुआ? पॉल्यूशन फ्री। तो इसका मतलब हुआ कि यदि आप डिस्टिल्ड वाटर लेते हो तो डिस्टिल्ड वाटर में यदि आप सोप का यूज करोगे तो शायद इसका ये जो बायोडिग्रेडेबल वाला टेंडेंसी कम हो जाए। हम लोग क्या लिखें? बायोडिग्रेडेबल क्यों है? क्योंकि जो वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वे ऑक्सीडाइज कर देते हैं इसको। अब डिस्टिल्ड वाटर लोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो उसमें बचेंगे ही नहीं ना। डिस्टिलेशन के बाद तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल कर दिए जाएंगे, मर जाएंगे वहाँ से। तो फिर इसका जो ये डिग्रेड करने का टेंडेंसी है वह थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये अच्छी बातें हुई सोप के बारे में। हालांकि इन बातों के अतिरिक्त सोप का कुछ लिमिटेशन भी है। तो क्या लिमिटेशन है सोप का एज क्लिनसिंग एजेंट, उसको देखते हैं। लिमिटेशंस। सीमित है सोप का एप्लीकेशन, कहीं भी यूज नहीं किया जा सकता है। उसमें से है कि सोप्स कांट बी यूज्ड इन हार्ड वाटर। सोप का इस्तेमाल हार्ड वाटर में हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो जानते हैं कि जो वाटर का हार्डनेस है वह हार्डनेस बेसिकली मैग्नीशियम और कैल्शियम का सल्फेट आयन बाइकार्बोनेट आयन के चलते होता है। तो जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं वाटर में, इसी के चलते वाटर का प्रॉपर्टी जो है थोड़ा डिफ़र कर जाता है। वह नॉर्मल वाटर ना रह करके हार्ड वाटर हो जाएगा। और फिर हार्ड वाटर का पूरा प्रॉपर्टी जो है हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़े हैं क्लास 11th में, तो वहाँ की बात है। लेकिन फिलहाल जो यहाँ थोड़ा सा यूज है कि हार्ड वाटर मतलब जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट प्रेजेंट हो, बेसिकली सल्फेट या बाइकार्बोनेट सॉल्ट वगैरह होते हैं। अब क्या होगा ना कि जैसे सोप का जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट कल बताया था हमने, C17H35COO- Na+, सोडियम स्टीयरेट यदि लेकर के चलते हैं हम लोग ऐसा, तो यह सोप है। अब इस सोडियम स्टीयरेट को जब हम लोग वाटर में डिजॉल्व कर रहे थे तो वाटर में डिजॉल्व करने से C17H35COO- अलग हो जा रहा था और ये Na+ जो है यहाँ से अलग हो जा रहा था।
तो यह जो आयोनाइजेशन हो रहा है जिसमें स्टीयरेट आयन अलग, सोडियम आयन अलग, अब यही स्टीयरेट आयन जो है सो फंक्शन करता है, गंदगी को यही साफ करता है। कैसे साफ करता है इसको डिटेल में आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल सब बात जान लो कि जैसे मान लो कि यह क्लोथ है, ठीक, और क्लोथ में जो है ये मान लो कि गंदगी है, दिस वन इज डर्ट, गंदगी जो क्लोथ में लगा हुआ है। तो यह जो डर्ट होता है ना वह वाटर इनसॉल्युबल होता है। डर्ट कहने का मतलब कि ऑयली सब्सटेंस, डर्ट कहने का मतलब हुआ क्या, ऑयली सब्सटेंस, जो ऑयल होगा वही गंदगी के रूप में जो उसमें वहाँ चिपका हुआ रहेगा। तो होता क्या है कि जब आप साबुन को पानी में लेकर के इस क्लोथ में रगड़ोगे तो साबुन में यहाँ से अब दो पार्ट हो जा रहा है। यह जो पार्ट है हाइड्रोकार्बन पार्ट, बताए थे इसके बारे में कि यह हाइड्रोफोबिक होता है, या वाटर के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा, हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफोबिक है तो यही क्या करेगा कि गंदगी के साथ इंटरैक्ट करेगा। और ये जो पोलर वाला पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक मतलब ये वाटर के साथ इंटरैक्ट करेगा, ऐसा। तो यह हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर से इंटरैक्ट किया और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट था वही कपड़ा में जो गंदगी लगा हुआ उससे इंटरैक्ट किया। उसके बाद फिर कपड़ा को हम लोग रब करते हैं, रगड़ते हैं, चाहे हाथ से हो या ब्रश से हो या वॉशिंग मशीन से हो। तो वही रबिंग के दरमियान जो है या डर्ट जो है इस हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ कंबाइन कर गया, इधर ही हाइड्रोफिलिक पार्ट था जो वाटर में मिला हुआ है, तो ले दे करके पूरा गंदगी यहाँ से ख़त्म और ये वाटर के साथ धुल करके बाहर, ऐसा। तो यह फंक्शन तो तभी हो पाएगा ना जब यह पार्ट फ्री हो, जो स्टीयरेट आयन है वह फ्री हो, तब इसका आयनिक पार्ट वाटर से कंबाइन करेगा और जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो कंबाइन करेगा किससे, गंदगी से कंबाइन करेगा। और बताए ये तब होगा जब ये क्या हो, फ्री हो, ऐसा। लेकिन यदि यही पार्ट फ्री ना हो तब तो सोप का फिर यह जो फंक्शन है क्लीनिंग वाला यह नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा यह फंक्शन। तो होता क्या है ना कि जो हार्ड वाटर है जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं, तो यदि सोडियम स्टीयरेट को आप हार्ड वाटर में डिजॉल्व करते हो तो आयोनाइजेशन तो होगा C17H35COO- Na+, लेकिन यही स्टीयरेट आयन फिर क्या करेगा कि मैग्नीशियम आयन या कैल्शियम आयन से कंबाइन कर जाएगा, ऐसा, होल टू मैग्नीशियम। और ये जो बना दिस वन इज प्रिसिपिटेट, यह प्रिसिपिटेट है, वह इनसॉल्युबल है, वैसे ही जो है प्रिसिपिटेट के रूप में जो है ये चिपक जाएगा। तो हम अभी क्या बोले थे कि यह जो सोप गंदगी को हटा रहा उसमें मेन फंक्शन इसका था, इस पूरे स्टीयरेट आयन का। लेकिन जब हार्ड वाटर है तो हार्ड वाटर में जो मैग्नीशियम है कैल्शियम आयन है यही क्या करेंगे, इसके साथ कंबाइन कर जाएंगे और कंबाइन करके इसका प्रिसिपिटेट बना देंगे। प्रिसिपिटेट मतलब अब वो आयोनाइज्ड फॉर्म में रहा ही नहीं, तो चुपचाप जो है बैठ जाएगा, वहाँ सेटल डाउन हो जाएगा। तो फिर इस सोप का जो सारा फंक्शन था क्लींसिंग का वो हो जाएगा ख़त्म। तो हार्ड वाटर में सोप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हार्ड वाटर में जो आयंस प्रेजेंट होते हैं मैग्नीशियम या कैल्शियम आयंस, वे आयंस क्या करेंगे, स्टीयरेट के साथ मिल करके जो है प्रिसिपिटेट बना देंगे और यही प्रिसिपिटेट जो है कपड़ा पे उस फैब्रिक पे जा कर के चिपक जाएगा। और जब सारा प्रिसिपिटेट यहाँ चिपक गया तो फिर अब सोप जो है गंदगी से कभी कंबाइन कर ही नहीं पाएगा, उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं जा पाएगा। इसलिए सोप का इस्तेमाल जो है आप कभी भी हार्ड वाटर में नहीं कर सकते हो, उसका फिर कोई फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिमिटेशन है इसका, सोप्स कांट बी यूज्ड इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में भी जो है इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों? तो यहाँ भी वही बात है कि देखो या जो C17H35COO- Na+ सोडियम स्टीयरेट है। तो यदि एसिडिक वाटर है मतलब वाटर में ऐसे H+ आयन होगा तो फिर यही H+ आयन इसके साथ जा कर के मिल जाएगा, ऐसा
C17H35COOH और ये बन गया स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड एक लार्ज कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब हम लोग इसको फैटी एसिड बोलते हैं। और यह फैटी एसिड फैट सॉल्युबल होता है बेसिकली, यह वाटर में इनसॉल्युबल होता है, वाटर में नहीं घुलेगा। लेकिन कपड़ा तो आप वाटर में धो रहे हो, फैट में थोड़े धो रहे हो, तो इस केस में क्या होगा कि फिर से वह वाटर में प्रिसिपिटेट के रूप में अपीयर हो जाएगा। तो एसिडिक मीडियम यूज कर रहे हो, मतलब वाटर में यदि एसिड प्रेजेंट है तो वह एसिड का H+ आयन स्टीयरेट आयन से कंबाइन करके स्टीयरिक एसिड बना देगा, जो कि एक फैटी एसिड है जो फैट में सॉल्युबल होता है, वाटर में इनसॉल्युबल। चूँकि कपड़ा हम लोग वाटर में धो रहे हैं तो वाटर में यह चीज़ इनसॉल्युबल है, तो प्रिसिपिटेट के रूप में अपीयर हो जाएगा। और फिर से कि प्रिसिपिटेट बन गया तो वही कपड़ा पे जा करके चिपक जाएगा फैब्रिक पे, और चिपक जाएगा तो फिर अब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा गंदगी का, तो फिर से आगे कोई फंक्शन ही नहीं कर पाएगा, मतलब गंदगी को वहाँ से हटा नहीं पाएगा और इसका जो क्लिनसिंग एक्शन है वह क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो सोप का इस्तेमाल हम लोग हार्ड वाटर में नहीं कर सकते हैं, सोप का इस्तेमाल एसिडिक मीडियम में नहीं कर सकते हैं। रीजन एक ही हुआ मिला जुला करके कि दोनों केस में यह प्रिसिपिटेट बना लेगा, और प्रिसिपिटेट बन जाने के चलते ही जो है यह अपना एक्शन नहीं दिखला पाएगा। तो अब हम लोग आते हैं डिटर्जेंट्स में। डिटर्जेंट्स कई बातें हैं इसके बारे में। हैविंग बेटर क्लिनसिंग एक्शन देन सोप। सोप के तुलना में जो इसका क्लिनसिंग एक्शन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब उससे जल्दी जो है यह गंदगी को हटाएगा। उसके बाद कॉल्ड सोपलेस सोप। सोपलेस सोप के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो सोपलेस सोप का मतलब क्या होता है? अभी जो सोप के बारे में हमने पढ़ा कि सोडियम एंड पोटासियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, तो वही सॉल्ट जो है सोडियम पोटासियम का इसमें नहीं होता है। तो कॉल्ड सोपलेस सोप बिकॉज दे डू नॉट कंटेन सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, कि फैटी एसिड का सोडियम सॉल्ट इसमें नहीं रहता है, इसलिए इसको सोपलेस सोप बोलते हैं। सोप मतलब कि जिसमें फैटी एसिड का सोडियम सॉल्ट है, अभी हम लोग देखें तो वही चीज़ इसमें नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोपलेस सोप। हार्ड वाटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज्ड इन हार्ड वाटर ऑल्सो, यूज्ड इन हार्ड वाटर ऑल्सो। कहीं ना कहीं एसिडिक मीडियम में भी यूज किया जा सकता है, एसिडिक मीडियम में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब केमिकली है क्या डिटर्जेंट्स? सो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर, जैसे सोप के बारे में हम लोग पढ़े कि सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, उसी प्रकार से डिटर्जेंट्स क्या है? तो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनेट्स एंड सल्फेट्स। सल्फोनेट या सल्फेट का ही लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है डिटर्जेंट। सोप था सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, माने इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसमें कोई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता है। ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स हैं जो सल्फोनेट या सल्फेट या फिर अमोनियम सॉल्ट वगैरह भी जो है होते हैं। उसके बाद कोल्ड वाटर में भी आसानी से यूज किया जा सकता है, साथ ही साथ वुलेन गारमेंट्स के लिए भी चलेगा। ठंड के मौसम में जो वुलेन गारमेंट्स है, स्वेटर वगैरह होता है, तो उसको हम लोग साबुन लगा करके वॉश नहीं करते हैं। अब तो चला है ईजी, जो अलग है वुलेन गारमेंट्स को वॉश करने के लिए आता है। ईजी पहले तो नहीं था, ये तो पिछला 2-4 साल का चीज़ है। तो उसके पहले जो था लोग सर्फ में वॉश करता था वुलेन गारमेंट्स को, स्वेटर वगैरह को, उसको आप साबुन से वॉश नहीं कर सकते, वो ख़राब हो जाएगा।
तो उसके तुलना में जो है यह बेहतर हुआ। वुलन गारमेंट्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ठंडे पानी में भी यूज कर सकते हो, एसिडिक मीडियम में भी काम करेगा, हार्ड वाटर में भी काम करेगा, इसलिए इसका क्लींसिंग एक्शन क्या है, बेहतर है। केमिकली क्या है तो समझ गए, हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, जो सल्फोनेट्स और सल्फेट के सॉल्ट होते हैं बेसिकली। अब जो ये डिटर्जेंट्स हैं इनको अलग अलग भाग में रखा गया है। तो क्या क्लासिफिकेशन है, जैसे सोप का क्लासिफिकेशन हमने देखा था, मेडिकेटेड सोप, लॉन्ड्री सोप, उसके बाद ट्रांसपेरेंट सोप वगैरह ये सब जो था। तो उसी प्रकार से डिटर्जेंट का भी क्लासिफिकेशन है। तो ये जो डिटर्जेंट्स हैं ये होते हैं 3 टाइप के, एनायनिक डिटर्जेंट्स, कैटायनिक डिटर्जेंट्स और एक न्यूट्रल मतलब नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। ये 3 प्रकार के डिटर्जेंट्स हैं। जाहिर सी बात है चार्ज के आधार पे लिखा गया है, एनायनिक, कैटायनिक, नॉन आयनिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एनायनिक की बात करें, एनायनिक डिटर्जेंट्स। तो बोल रहा है कि दीज आर दी डिटर्जेंट्स, these are the detergents which contain anionic हाइड्रोफिलिक पार्ट। 2 चीज़ बताए ना कि जो क्लींसिंग एजेंट है चाहे वो सोप हो या डिटर्जेंट हो, 2 चीज़ है, एक हाइड्रोफोबिक एक हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक जो बेसिकली नॉनपोलर पार्ट है हाइड्रोकार्बन का, जो वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है। दूसरा हाइड्रोफिलिक है आयनिक पार्ट, जो कि वाटर के साथ इंटरैक्ट करता है। तो उसी प्रकार से बोल रहा है कि यहाँ जो आयनिक पार्ट है मतलब हाइड्रोफिलिक पार्ट जो वाटर से इंटरैक्ट करेगा वह एनायनिक होगा, मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। और ये बेसिकली अल्कोहल से बनते हैं, लॉन्ग चेन अल्कोहल्स। जैसे 12 कार्बन का अल्कोहल है CH3, CH2 का होल 10, CH2OH। दिस इज लॉराइल अल्कोहल, लॉराइल अल्कोहल। इसका रिएक्शन यदि आप सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हो, सल्फोनेशन, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ से अल्कोहल और एसिड का रिएक्शन है, एस्टर फॉर्मेशन होगा और बनेगा कुछ ऐसा, CH3, CH2 का होल 10, CH2OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ क्या जाना है OH। सो दिस इज लॉराइल सल्फोनिक एसिड, लॉराइल सल्फोनिक एसिड। अब इस लॉराइल सल्फोनिक एसिड का जो है यहाँ से एक्वस NaOH के साथ माने बेस के साथ रिएक्शन होगा, फिर से एसिड बेस रिएक्शन होना है। तो सिंपल सी बात है, एसिड का ये प्रोटॉन जाएगा, इसका OH जाएगा, तो ये जाएगा CH3, फिर CH2 का होल 10, CH2OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। दिस इज सोडियम लॉराइल सल्फोनेट। तो यह जो देख रहे हो ना, दिस सल्फेट ग्रुप या सल्फोनेट ग्रुप, यह जो है नेगेटिव पार्ट है। ये Na+ का तो कोई काम नहीं है, काउंटर आयन है, इसको देखो यहाँ, ये नेगेटिव पार्ट है। तो यही जो नेगेटिव पार्ट है मतलब एनायनिक पार्ट, इसी के चलते इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायनिक डिटर्जेंट के नाम से इसको जानते हैं, या इसको एनायनिक डिटर्जेंट जो हम लोग बोलते हैं। तो एनायनिक डिटर्जेंट मतलब समझ गए कि जिसमें जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वह कोई एनायन होगा। बनता कैसे है, तो ये बेसिकली बनते हैं अल्कोहल से। अल्कोहल का पहले सल्फोनेशन होकर के सल्फोनिक एसिड बनता है, फिर एसिड बेस का रिएक्शन होकर के सिंपली सॉल्ट बनता है। दिस इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ डिटर्जेंट। ऐसे ही और भी कई कंस्टिट्यूएंट्स हैं इसके लिए।
तो बताया कि है तो इसमें पूरा पार्ट, लेकिन जो क्लिनसिंग एक्शन में भाग लेता है मेनली यही आयनिक पार्ट, और आयनिक पार्ट में भी दिस एनायनिक पार्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनायनिक डिटर्जेंट। उसी प्रकार से कैटायनिक डिटर्जेंट है। तो इसमें जो एनायनिक पार्ट हम लोग देख रहे हैं, ऑब्वियसली कैटायनिक डिटर्जेंट में जो है कैटायनिक पार्ट इन्वॉल्व होगा, तो उसको भी देख लें। तो नेक्स्ट है कैटायनिक डिटर्जेंट्स। कैटायनिक डिटर्जेंट्स so these are basically quaternary ammonium salts. These are basically quaternary ammonium salts, जिसमें से जो नेगेटिव काउंटर आयन होता है वह क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, एसीटेट हो सकता है। चूँकि अमोनियम सॉल्ट एक मोनोवैलेंट है जिस पर एक प्लस होता है, तो इसका काउंटर आयन जनरली कोई यूनिवैलेंट नेगेटिव आयन होगा, Cl माइनस, Br माइनस, एसीटेट आयन वगैरह ऐसे। क्यों इसको हम लोग क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलेंगे, क्या कंस्टिट्यूएंट है इसका ज़रा देखते हैं हम लोग। तो जैसे CH3 CH2 का होल 15 नाइट्रोजन 3 CH3, तो देखो इसको हम लोग अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं। NH4 प्लस इज कॉल्ड अमोनियम आयन, इसी में कोई नेगेटिव काउंटर आयन रहा तो अमोनियम सॉल्ट हो जाएगा। तो यही 4 हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेस कर गया हाइड्रोकार्बन के द्वारा, जिसमें से 3 मिथाइल है और यह जो एक बड़ा सा 16 कार्बन का ग्रुप है। तो ओवरऑल इस पर देखोगे तो प्लस ही आना है, तो इसका नेगेटिव आयन यहाँ रहेगा Cl माइनस, एंड दिस इज सीटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम Br रहेगा यदि, तो यहाँ हो जाना है ब्रोमाइड। तो उसमें जो नेगेटिव देख रहे थे हम लोग सल्फोनिक एसिड का पार्ट था, इसमें अमोनियम है नाइट्रोजन का, इसमें एक तरफ इतना बड़ा सा हाइड्रोकार्बन पार्ट है, बाकी 3 जो है, तो ओवरऑल जो है टेट्रावैलेंट हुआ, तो इस हिसाब से इस पर क्या जाना है, प्लस आ जाना है, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, यहाँ 4 ही, मतलब एक कम तो एक प्लस आना है। तो यह जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है यह कंस्टिट्यूएंट हुआ कैटायनिक डिटर्जेंट का। तो चूंकि यहाँ कैटायन पार्ट है, ये नेगेटिव जो है तो काउंटर आयन हुआ, जैसे वहाँ Na प्लस काउंटर आयन था, उसी प्रकार से यहाँ Br माइनस जो है काउंटर आयन है। उसी प्रकार से CH3 CH2 का होल 17 नाइट्रोजन, फिर यहाँ भी 3 CH3 रहे, ओवरऑल प्लस, साथ में रहेगा Cl माइनस। सो दिस वन इज ट्राईमिथाइल अस्टियराइल अमोनियम क्लोराइड। ये पूरा अस्टियराइल मतलब अस्टियरिक एसिड का पार्ट है इसीलिए। और इस 16 कार्बन का जो है सीटाइल हम लोग लिखे हैं, यहाँ C पहले आता है M से, जबकि यहाँ M पहले आता है S से, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको लिखा गया है। तो दोनों केस में हम लोग देख रहे हैं कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, कैटायनिक पार्ट है, और यही कैटायनिक पार्ट क्लिनसिंग एक्शन में इन्वॉल्व है, इसलिए ऐसे डिटर्जेंट्स को जो है हम लोग कैटायनिक डिटर्जेंट्स के नाम से जानते हैं। अब वो बोल रहा है कि जो ये कैटायनिक डिटर्जेंट्स हैं वे एनायनिक के तुलना में महंगा होता है, मोर एक्सपेंसिव। और महंगा होने के पीछे कारण क्या है कि ऐसे डिटर्जेंट में जो है जनरली जर्मिसिडल प्रॉपर्टी होता है, जर्मिसिडल प्रॉपर्टी होता है, मतलब कपड़ा में यदि थोड़ा बहुत जर्म्स लगे हुए हैं तो उसको भी साफ़ कर देगा। बेसिकली इसको आप ऑब्जर्व करते हो बरसात के दिन में, कि बरसात के दिन में कपड़ा हल्का सा मान के चलो भीग गया, उसको आप ऐसे ही छोड़ दो, तो 1-2 दिन में देखना कि वहाँ वाइट वाइट फंगस टाइप का जो है लग जाता है, जर्म्स वहाँ आ जाते हैं। तो उसको नॉर्मल सर्फ से आप साफ़ करोगे तो वे जर्म्स जनरली नहीं मरेंगे, तो हो सकता है कि हम लोग के लिए फिर डेंजरस हो। लेकिन उसी को यदि आप कैटायनिक डिटर्जेंट से वॉश करते हो तो वह कैटायनिक डिटर्जेंट में जर्मिसिडल प्रॉपर्टी है, उस जर्म्स को भी किल कर देगा, इसलिए ज़्यादा महंगा होता है। वैसे हम लोग नहीं देखते हैं, जो सर्फ हम लोग यूज करते हैं, एक घड़ी सर्फ है, विल है, टाइड है, सर्फ एक्सेल है, तो जो महंगा है टाइड सर्फ एक्सेल वगैरह तो वे सभी कैटायनिक हैं,
मोर एक्सपेंसिव है, उनमें जर्मिसिडल प्रॉपर्टी है। लेकिन एक जो नॉर्मल 10 रुपया वाला सर्फ हम लोग ले रहे हैं, घड़ी सर्फ या और भी जो है, तो उनमें से जर्मिसिडल प्रॉपर्टी नहीं होता, वे एनायनिक है। तो बात को समझना होगा कि एनायनिक डिटर्जेंट और केटायनिक डिटर्जेंट दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टी है, जिसमें केटायनिक महंगा होता है, और महंगा होने के पीछे कारण है इसका कि क्लिनसिंग के अलावे इसमें जर्मिसिडल प्रॉपर्टी है, जो जर्म्स को क्या करता है, किल करता है। इसलिए इसका भी यूज जो है फ्रीक्वेंटली लोग करते हैं अपने अपने हिसाब से देख करके इसको। तो एनायनिक डिटर्जेंट में सल्फोनेट या सल्फेट रहा, केटायनिक में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट रहा। तो अब इसमें बच गया क्या, नॉन आयनिक। अब जो है इसमें बच गया नॉन आयनिक पार्ट। तो लास्ट इसमें नॉन आयनिक डिटर्जेंट। तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट मतलब इसमें कोई चार्ज ही नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। तो इसमें पोलर ग्रुप होता है, OH ग्रुप वगैरह, जैसे C17H35 COO CH2C CH2OH, इधर भी CH2OH, इधर भी CH2OH। माने बेसिकली यह समझो एस्टर है। देखो यह अस्टियरिक एसिड था और ई कुछ ऐसा है, टेट्राहाइड्रोक्सी मिथाइल मीथेन बोल सकते हो उसको। तो यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बेसिकली यह एस्टर हुआ ऐसा। देखो कहीं किसी पर कोई चार्ज नहीं है। आज इसमें से यही जो OH ग्रुप है ना, ये पोलर पार्ट है। तो यही पोलर पार्ट क्या करेगा कि H2O मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। हम लोग को आयनिक पार्ट क्यों चाहिए था, क्योंकि वह पोलर है, और पोलर है तो वाटर के साथ इंटरैक्ट करेगा। बाकी जो इतना बड़ा चीज़ देख रहे हो हाइड्रोकार्बन, ये गंदगी से तो मिलेगा ही, हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो यह गंदगी से मिल गया, और पोलर पार्ट के रूप में यहाँ आयन नहीं बल्कि यह OH ग्रुप है जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो इस तरह से जो है आसानी से यहाँ दोनों काम हो जाना है, वाटर के साथ भी कम्बिनेशन और गंदगी के साथ भी कम्बिनेशन। तो ये जो नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स हैं ये बेसिकली लिक्विड है, जो लिक्विड डिश वॉशिंग होता है, बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए जो आता है लिक्विड। एक तो साबुन भी आता है ना, और एक लिक्विड आता है, या फिर आजकल जो हैंड वॉश चला है, ये जो लिक्विड वाले बेसिकली हैं, ये सभी मोस्टली नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स होते हैं। तो ये 3 प्रकार का डिटर्जेंट्स जो है हमने देखा, केटायनिक, एनायनिक, नॉन आयनिक। एनायनिक में जो है सल्फेट या सल्फोनेट के नेगेटिवली चार्ज्ड आयन थे। उसके बाद केटायनिक में क्वाटरनरी अमोनियम, काफ़ी महंगा, रीजन जर्मिसिडल प्रॉपर्टी भी है। नॉन आयनिक में अल्कोहलिक पार्ट होता है जो पोलर है, जो वाटर के साथ इंटरैक्ट करेगा, और ये बड़ा वाला पार्ट जो है किसके साथ, गंदगी के साथ। तो अब जो है हम लोग आते हैं क्लिनसिंग एक्शन पर, कि साबुन हो या फिर सर्फ हो, डिटर्जेंट या सोप, ये दोनों आखिर किस प्रकार से गंदगी को हटाते हैं। तो साबुन लो या सर्फ, जैसे साबुन ही लेकर के चलें तो C17H35 COO- Na+, सोडियम अस्टियरेट देखा हमने। अब इसमें से इसके बारे में बता चुके हैं कि यह जो पार्ट है, दिस वन इज नॉन पोलर पार्ट, एंड नॉन पोलर पार्ट मीन्स हाइड्रोफोबिक पार्ट। दिस वन इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, जो इंटरैक्ट करेगा, इंटरैक्ट विथ डर्ट, गंदगी के साथ। एंड दिस वन इज पोलर पार्ट। पोलर मीन्स हाइड्रोफिलिक पार्ट, एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट मीन्स इंटरैक्ट विथ वाटर, इंटरैक्ट विथ वाटर। तो ये 2 पार्ट, इसको हम लोग नॉन पोलर टेल बोलते हैं, पीछे की तरफ है इसलिए, ये सामने की तरफ है इसलिए इसको पोलर हेड बोलते हैं। तो यही चीज़ ये हम लोग सोप लिए, डिटर्जेंट में भी तो यही होगा ना, डिटर्जेंट में भी यही होगा जो भी हम लोग देखे थे, CH3 CH2 का होल 10, उसके बाद क्या था CH2O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Na+। तो यहाँ भी यह जो पार्ट हुआ, दिस वन इज हाइड्रोफोबिक एंड दिस पार्ट इज हाइड्रोफिलिक। तो दोनों में की बात है, चाहे डिटर्जेंट लो चाहे आप सोप लो,
तो डिटर्जेंट हो या सोप हो, उसमें जानो बेसिकली दो पार्ट हैं। एक लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट है जो नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है, वह गंदगी के साथ इंटरैक्ट करेगा, और दूसरा आयनिक पार्ट है जो पोलर है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है, जो किसके साथ इंटरैक्ट करेगा, वाटर के साथ इंटरैक्ट करेगा। अब होना क्या है, सो देखो कि जैसे मान लो कि यह गंदा कपड़ा है, डर्टी क्लोथ, ठीक, और इसमें मान लो कि ये है डर्ट लगा हुआ, दिस इज डर्ट, चिपका हुआ गंदगी। होगा क्या कि जब इस गंदे कपड़े को आप पानी में डाल करके या तो डिटर्जेंट मिलाओगे या तो साबुन उसमें रगड़ोगे, तो दोनों में दो पार्ट है। एक है हाइड्रोफोबिक पार्ट जो डर्ट के साथ कंबाइन करेगा, दूसरा है हाइड्रोफिलिक पार्ट जो वाटर से कंबाइन करेगा। तो जैसे ही इसको आप लाओगे इसके संपर्क में, तो यहाँ वाटर भी रहना है ना। सूखे कपड़े में साबुन रगड़ने और सर्फ डालने से थोड़े साफ होगा, वाटर तो होना ही है, बिना वाटर का काम ही नहीं होना है। तो क्या होगा कि यह जो इसका नॉन पोलर पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट, यही कंबाइन कर लेगा इसके साथ, और ये जो पोलर पार्ट है ये कंबाइन कर लेगा किसके साथ, वाटर के साथ। फिर क्या बोले कि इसको आप रब करो, रगड़ो, हाथ से रगड़ो, ब्रश से रगड़ो, वॉशिंग मशीन में डाल दो। तो उस रबिंग के दरमियान ही क्या होगा कि ये दोनों आपस में कंबाइन करेगा, और जब रब करोगे तो रगड़ने से यहाँ से ही वॉश हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से, और हट जाएगा तब तक इधर वाटर प्रेजेंट है तो वाटर में फिर मिल करके निकल जाएगा। तो देखना, बहुत गंदा कपड़ा आप साफ कर रहे हो तो साबुन या डिटर्जेंट का जो फेन है लेदर, उसमें गंदगी साफ दिखाई देगा। तो जो गंदगी दिखाई दे रहा है उसमें, वो गंदगी तो वाटर में नहीं घुलता है, इसलिए वो अलग लेयर बन करके जो है वहाँ जाता है। और ये हुआ कैसे, तो यहाँ से हम लोग समझे इसको कि जो दो पार्ट है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट सोप या डिटर्जेंट में, तो उसमें से जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वह गंदगी से कंबाइन करता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वाटर से कंबाइन करता है, और जब उसको रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो उसी के दरमियान यहाँ से गंदगी जो है हट जाता है, क्योंकि यह गंदगी अब कंबाइन कर चुका है इधर हाइड्रोफोबिक पार्ट से, और फिर यही वाटर के साथ मिल करके यहाँ से वॉश्ड अवे बाहर हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इस तरह से जो है गंदगी वहाँ से साफ। तो दोनों होना जरूरी है, देख रहे हैं ना, हाइड्रोफोबिक पार्ट भी होना जरूरी है और हाइड्रोफिलिक भी। दोनों में से कोई एक ही पार्ट से गंदगी कभी हटेगा नहीं, क्योंकि गंदगी डायरेक्ट वाटर में सॉल्युबल नहीं है। गंदा कपड़ा को आप साफ पानी में डुबा करके महीनों छोड़ दो, गंदगी कभी हटेगा क्या, कभी नहीं हटेगा, क्योंकि जो गंदगी है वो वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर में घुलेगा ही नहीं। तो आप साल भर रखो, महीने रख दो, पूरी ज़िंदगी छोड़ दो, नहीं साफ होगा। आप नहाओगे तो नहाते समय जो है केवल वैसा ही साफ पानी ही उझेल रहे हो, तो जो नॉर्मल ऊपर का डस्ट पार्टिकल है वही हटेगा। जो गंदगी चिपका हुआ है ऑयली सब्सटेंस बदन में, वो तो वैसे नॉर्मल पानी से नहीं हटेगा। तो उस केस में साबुन लगाना पड़ता है, शैम्पू यूज़ करना पड़ता है, ताकि उसमें जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो गंदगी से कंबाइन करके वहाँ से उसको क्या करे, हटा दे। तो ये दोनों पार्ट होना जो है ज़रूरी है। एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है इसमें, वह बेसिकली सोप और डिटर्जेंट में अंतर लिखने आता है। तो बहुत सारा अंतर हम लोग देख ही लिए हैं। एक तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट अलग हुआ, सोप का इस्तेमाल हार्ड वाटर में नहीं कर सकते हैं, डिटर्जेंट का कर सकते हैं। सोप एसिडिक मीडियम में यूज नहीं होगा, डिटर्जेंट हो सकता है। ऐसे कई यूज हैं, और डिफरेंस भी जो नोट्स में है लिखा हुआ है, एक बार उसको पढ़ोगे तो आप तो हो जाएगा यहाँ से। तो दो पार्ट हम लोग देख लिए इस चैप्टर का, फूड प्रिजर्वेटिव और क्लिनसिंग एजेंट। अब एक पार्ट और बचा है, केमिकल्स इन मेडिसिन्स, जिसको आगे के लेक्चर से हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।